चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो मेन रूप से अर्थशास्त्र से संबंधित ही होगा पूरा सेशन। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो TRE 3 वाले जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, बहुत जल्द आ जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है 10 दिन के अंदर आपके पास रिजल्ट रहेगा, 15 नवंबर से पहले। ठीक है, और ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, एवरेज जो है वही जैसा कि हमने आपको बता रखा है कट ऑफ वही रहेगा। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर गया है तो रिजल्ट भी बेहतर ही होगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने देखा है टीचर का कितना कम कट ऑफ गया, क्योंकि पहले से वो सब हम लोगों ने पहले भी बता दिया था कि जो लोग बस एग्ज़ाम में अपियर हो जाइए, क्योंकि 8 साल 9 साल एक्सपीरियंस जो भी लोग थे वही लोग वहाँ पे एग्ज़ाम का फॉर्म डाले थे। तो सिंपल सी बात है कि उस एज में जा कर के उतनी तैयारी वो लोग कर नहीं सकते थे, तो कट ऑफ कम जाना स्वाभाविक था। तो 48 50 60 अंदर में ही सबका हो गया। हाँ, हेड मास्टर में थोड़ा सा कंपटीशन हुआ, लेकिन फिर भी जो भी एवरेज स्टूडेंट थे वो लोग यहाँ पे हेड टीचर बन गए या हेड मास्टर बन गए। और लगभग जो लोग क्लास से जुड़े हुए थे, तो मुझे लगता है इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सब लोग का हो गया। बाकी आप लोग TRE 3.0 वाले वेटिंग में हैं, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग का भी उम्मीद करते हैं हो ही जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो TRE 4.0 में कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि अब मार्केट में उतने कम्पिटिटिव बच्चे अब नहीं हैं, जो कि ज़्यादा ब्रेन वाले जो भी लोग थे उनका TRE 1 TRE 2 में हो चुका है ऑलरेडी। जो बच्चे खुचे थे वो TRE 3 में चले जाएंगे। कुछ नए एस्पिरेंट्स आए हैं इस टीचिंग के लाइन में, तो उतना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू अगर आप लोग लगातार दे रहे तो देते रहिएगा, तो निश्चित रूप से आपका TRE 4.0 तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो लोग TRE 4.0 में जुड़ेंगे या जुड़ना चाहते हैं, मैं बहुत कम अभी फिलहाल वीडियो ले रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न यही है कि अभी आपका वैकेंसी आया नहीं है, और ऑलरेडी हमारे पास सारे टॉपिक करवाए जा चुके हैं, जो कि आप एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड सेशन में आपको डाला हुआ है। तो वो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो काफ़ी है, वो करते रहिए। बाकी जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो कंटिन्यू लाइव सेशन होगा। बाकी जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आपका दिसंबर के बाद में आपको 15 दिसंबर के बाद लगातार लेना स्टार्ट कर दूंगा आपका TRE 4.0 का, क्योंकि तब तक मुझे लगता है वैकेंसी भी आ जाएगी। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती फिर भी मेरे द्वारा रेगुलर क्लास लाइव लिया जाएगा। ठीक है, तो TRE 4.0 वाले भी कोर्स अभी बहुत कम प्राइस में ही आपको दिया जा रहा है, तो आप ले सकते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि जो BPSC TRE का एग्ज़ाम है, तो पेपर 1 जो आपका होता है, पेपर वन एक कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो 40 नंबर का आपका जो पोर्शन होता है, और उसमें आपके 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एवरेज जैसे आपका उसमें GK GS का है, तो GK GS के क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन आपको रहते हैं। जैसे 8 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, 8 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। तो GK GS पोर्शन में आपके इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी पूछे जाएंगे। और फाइनल जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहता है तो वहाँ तो पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3-4 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको इकोनॉमिक्स के देखने को मिलते हैं। अब देखिए कई लोग क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाते हैं, तो कई लोग बहुत डीपली चले जा रहे हैं, UPSC लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो कई लोग एकदम बिल्कुल ग्रुप D लेवल के ही जो सोर्स है उसको पढ़ा रहे हैं। तो BPSC का एक पैटर्न है, BPSC का एक जो क्वेश्चन की जो एक कह सकते हैं ना कि एक गरिमा है, गरिमापूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, एक अपना वो गरिमा बना के रखती है कि ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल बिलो चला जाए क्वेश्चन, या खूब एकदम हाई एडवांस का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसमें आपको एक लेवल मेंटेन करना होता है, ना खूब ज़्यादा टफ पूछे जाएंगे ना आसान पूछे जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉडरेट लेवल का जो इकोनॉमिक्स है
वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ पे आपको ना मैं खूब डीपली ले जाऊंगा, ना ही मैं खूब हल्के में ले जाऊंगा इसको, ठीक है। तो मेरा पढ़ाने का एक अलग वे है। मुझे पता है कि यहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ डीप जाना है और कहाँ पे इजीली निकल जाना है, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए। कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे पूछे जाएंगे और कहाँ पे डीप में जाना है। ऐसे आपका टीआरई के साथ साथ जो बीपीएससी 70 का जो एग्जाम देंगे, ठीक है, बीपीएससी 70वीं का जो एग्जाम देंगे, उनके लिए भी ये क्लास जो आज का है वो महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इससे बाहर तो आपका कमीशन में भी नहीं पूछा जाएगा, प्रशासनिक सेवा में भी नहीं जाता है। समझने का चीज इतना ही है जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। बाकी आप लोग घटना चक्र का हो, एसपीडी का हो, लुसेंट का हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक ले करके उसको आप बना सकते हैं, या हमारे ऐप से जुड़ते हैं तो ऑलरेडी उसमें टेस्ट डाला हुआ है, उसको लगा लेते हैं, तो मुझे लगता है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में इकोनॉमिक्स का ही क्लास है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र कहते किसको हैं और अर्थशास्त्र में हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी जो शब्द यहाँ पे सिंपल शब्द दिख रहा है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ यानी अर्थ का मतलब ही होता है मुद्रा। मुद्रा का शास्त्र के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी आपको पता होगा कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन क्या होता है, हर एक व्यक्ति के पास एक अपना सीमित साधन होता है, चाहे देश के पास तो एक सीमित संसाधन होता है। तो उन्हीं सीमित संसाधनों में जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मेन रूप से इसके अंतर्गत जो है वस्तु और सेवा के बारे में पढ़ते हैं, उसके वितरण के बारे में पढ़ते हैं, मुद्रा की नीति के बारे में पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट के बारे में, पूंजी जो है पूंजी के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से जो है मौद्रिक नीति अपना करके कोई भी बैंक जैसे मान के चलिए आरबीआई है, किस प्रकार से अपनी मौद्रिक नीति रखती है जिससे कि लिक्विडिटी मेंटेन हो, तरलता अनुपात जो है जो लोगों के पास है वो मनी का जो एक मेंटेन रहे, ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए। ज़्यादा रुपया हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो सब को भी कंट्रोल किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग मेन रूप से अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं और आज के क्लास में हम लोग यही सब चीज़ पढ़ेंगे। तो सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसमें उत्पादन कितना करना है, वितरण किस प्रकार से होगा, ठीक है, उसका मूल्य निर्धारण किस प्रकार से होगा, तो ये सब चीज़ के बारे में अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में करते हैं। और अर्थशास्त्र का पिता आप लोग को पता होगा, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाएगा, तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित किया था, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, जिसको कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको इन्होंने धन का विज्ञान भी कहा था। क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या था कि जब ब्रिटिशर्स जब आए थे तो वो लोग वहाँ के महारानी या विक्टोरिया के अधीन आए थे, ठीक है, यानी राज मुकुट का उस पर उनका पूरा वर्चस्व रहता था, तो वो लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का जो हस्तक्षेप की नीति थी वो एडम स्मिथ का ही दिया हुआ था कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए व्यापार में। उससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता है। अगर आप किसी को पूंजी देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो पूंजी आपसे लिया और आप कहेंगे कि आप इस प्रकार से कीजिए, ऐसे कीजिए, तो वो अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का, हर एक व्यापारी का अपना आइडिया होता है, वो अपने हिसाब से अगर वो करता है तो ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो आपसे पूंजी लिया। आप पूंजी दिए, साथ साथ आप उसको दबाव बना रहे हैं, ऐसे कीजिए, इस तरीक़ा से कीजिए, तो उसमें आपका वो जो व्यापारी है वो अच्छे से व्यापार नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत जो है हस्तक्षेप की नीति है, ये भी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो मेन रूप से जो ये हस्तक्षेप ना करने की जो नीति जो दिया है उसके लिए इनको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। तो 1776 ईस्वी में एक बुक था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा, तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और इसको अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान भी कहा जाता है। यानी अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या कहा, धन का विज्ञान। तो कई बार पूछेगा तो किसने जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था,
तो एडम स्मिथ ने कहा था। अगर पूछेगा कि अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग कमीशन में बैठेंगे इस बार 17वीं में, उन लोग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने वाले इस क्लास से, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और जहाँ भी कोई तरह का दिक्कत होगा, जो भी लाइव सेशन से जुड़े हैं पूछ लीजिएगा, तो मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पे देखेंगे तो अर्थशास्त्र को हम लोग मेन रूप से दो भागों में बांटे हैं यहाँ पे, तो बांट करके पढ़ेंगे। एक होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। व्यष्टि मतलब एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसमें यानी किसी व्यक्तिगत रूप से बस तीन चीज को यहाँ पे मेन रूप से जो उत्पादक होता है, उत्पादन होता है, उपभोक्ता होते हैं, और जो कीमत जो निर्धारित होती है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कब डिमांड बढ़ेगा, कब किस प्रकार से सप्लाई, यहाँ पे मेन रूप से हम लोग डिमांड सप्लाई के बारे में, कीमत निर्धारण के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई भी वस्तु अगर आपका सप्लाई ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है उस वस्तु का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अभी देखिए आलू बहुत महंगा है, 30-32 रुपये आपको, और आप देखिएगा कभी आलू 5 रुपये 6 रुपये भी हो जाता है। क्या रीज़न है, क्योंकि वो सप्लाई पे डिपेंड करता है। अभी सप्लाई कम हो रहा है तो उसका रेट महंगा है। सोना आपका इतना महंगा धातु क्यों है, क्योंकि उसका जो उत्पादन है वो कम होता है। अगर वही सोना लोहा कितना सोना रहता पूरी धरती पे, पृथ्वी पे, ऐसा तो हो सकता था, अगर रहता तो फिर लोहे के भाव में सोना का भी जो है बिक्री होता। तो वो तो डिपेंड करता है कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, तो कीमत निर्धारण के बारे में, ये सब के बारे में अध्ययन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। उसके बाद है आपका देखिए मुख्य घटक क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मुख्य घटक जो है, एक सेकंड, लाइट जाने के बाद थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे है अब मुख्य घटक इसके बारे में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुख्य घटक क्या क्या होता है, तो एक तो होता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता, जैसे हम आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, तो उसके बारे में, उपभोक्ता का जो व्यवहार सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन होगा। दूसरा होगा उत्पादक का व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक कब किस वस्तु की ज्यादा उत्पादन करेगा, कब कम करेगा, उसके बारे में अध्ययन करेगा। और कीमत किस प्रकार से उत्पादन और उपभोक्ता के आधार पर डिसाइड होता है, ये सब आपका जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी आपका व्यष्टि उसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल शब्द माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, व्यष्टि ऐसे हिंदी में बोला जाता है, लेकिन व्यष्टि शब्द थोड़ा सा आप नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए माइक्रो और मैक्रो ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। एक होता है समष्टि यानी समस्त अर्थशास्त्र, यानी आप माइक्रो को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौद्रिक नीति के बारे में आप पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, या फिर आप शेयर मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, बजट के बारे में पढ़ते हैं, राजस्व के बारे में पढ़ते हैं, तो वो समस्त अध्ययन हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि मतलब समस्त अर्थशास्त्र का ही बृहद, इसको बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी पहलू हैं, जिसको कि हमने माइक्रो में जैसे कीमत हो गया, उत्पादन हो गया, उपभोक्ता हो गया, उसको छोड़ करके बाद बाकी चीज के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, वो सब आपका समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कई बार पूछ सकता है माइक्रो और मैक्रो, पूछ देगा इनमें से कौन सा जो है माइक्रो का एग्जाम्पल है, कौन सा मैक्रो का एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग राजकोषीय नीतियां, जो भी आप देखते हैं राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, इसके बारे में, फिर जो बजट होता है उसमें आप लोग देखते होंगे तो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा होता है। सरकारी बजट हो गया, मुद्रा की पूर्ति एवं साख सृजन। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति, जैसे महंगाई बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, अब स्फीति, ठीक है, तो उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा। विनिमय दर और भुगतान संतुलन किस प्रकार से कंट्रोल होगा, यानी जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक भुगतान संतुलन बना रहना चाहिए। किसी देश से अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं जितने रुपये का,
ठीक है, तो कोशिश करना है कि उतने ही रुपये का कम से कम एक्सपोर्ट हो, जिससे कि आपका भुगतान संतुलन बना रहे। रोजगार से संबंधित जितने भी बहुत सारी योजनाएं आती है, तो वो सब के बारे में, किस प्रकार से गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी को किस प्रकार से समाप्त करना है, ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, संतुलित उत्पादन से संबंधित सिद्धांत, ये सब के बारे में हम लोग पूरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब देखिए मेन रूप से क्वेश्चन क्या पूछता है, ये तो मैक्रो और माइक्रो के बारे में हमने बताया, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत लंबे समय के बाद आज क्लास लेने आया हूँ और लाइट भी जो है धोखा दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं कब तक मैं क्लास ले पाता हूँ। अब देखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर। देखिए अर्थव्यवस्था को आप कई भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब, अर्थ मतलब ही होता है मुद्रा, अव्यवस्था मतलब उसका चलन करना, जिस प्रकार से किस प्रकार से मुद्रा का चलन किया जाए, ठीक है, व्यवस्थित रूप से। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग मेन रूप से अर्थ का व्यवस्था करना यानी मुद्रा के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, किस प्रकार से मुद्रा का व्यवस्था किया जाए। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण को आप कई भागों में बांट करके भी देख सकते हैं। जैसे कोई इसको आप बांट सकते हैं राज्य सरकार की भूमिका, यानी वहां पे सरकार की क्या भूमिका होती है, तो भूमिका के आधार पर। जैसे पूंजीवादी, पूंजीवादी में क्या होता है कि सरकार की भूमिका कम होती है, जो भी पूंजीपति लोग हैं उनकी भूमिका ज्यादा होगी। जैसे अमेरिका वगैरह में है, सरकार से ज्यादा जो है वहां पे पूंजीपति लोगों का जो है वहां पे इकोनॉमिक में दखल होता है। अर्थव्यवस्था यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूंजीपति वर्ग के लोग निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से देश को चलाना है। ऐसे हमारा भी जो अर्थव्यवस्था है समाजवादी से पूंजीवादी की ओर बढ़ रहा है। जब भी कोई देश विकसित होता है तो वहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर वो जरूर पलायन करता है, ठीक है। उसके बाद समाजवादी, जिसमें समाज का समान प्रभुत्व होता है, समाज के लोगों को मौका दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ हानियां भी होती है इससे, कुछ खामियां भी हैं, कुछ विशेषता भी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे रूस ने अपनाया था, फिर चीन ने अपनाया था, चूंकि पड़ोसी देश है तो उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा। तो भारत ने दोनों अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो कई बार पूछेगा भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। वहां पे क्या है कि जितने भी कंपनियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां होंगी, वो सब सरकार के अधीन काम करेंगे, ठीक है। सरकार वहां का निर्णय लेगा, निर्धारित करेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन है, वही निर्धारित करते हैं, ठीक है। और मिश्रित में दोनों मिलकर के, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि एयरटेल भी है, बीएसएनएल भी है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे हम लोग क्या किए कि जो बीएसएनएल है उसको हमने कमजोर कर दिया, हमारी सरकार ने कमजोर कर दिया, क्योंकि उससे नुकसान हो रहा था, सरकार को फायदा कम हो रहा था। तो यहाँ पर जो है हम लोग धीरे धीरे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से भी अगर देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही होगा, क्योंकि जैसे रेलवे है, रेलवे में आपका सरकारी बहुत सारा सेक्टर है जिसमें सरकारी ही था, लेकिन धीरे धीरे अब प्राइवेट सेक्टर भी उसमें एंट्री ले रहा है, ठीक है। जैसे स्कूल की व्यवस्था है, देखिए आपके बगल में कोई सरकारी स्कूल होगा, वहीं प्राइवेट स्कूल होगा, तो दोनों लोगों के द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा और जो है सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा वो संचालन हो रहा है शिक्षा व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वहां पे आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था दिखाई देता है। तो इससे समझ गए होंगे राज्य सरकार की किस प्रकार की भूमिका है। अगर भूमिका ज्यादा है तो समाजवादी हो गया, पूंजीपति की भूमिका है तो पूंजीवादी हो गया, दोनों की भूमिका है जैसे आपके देश में, भारत में, ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब विकास के विभिन्न अवस्थाओं के आधार पे एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, जब आपका इकोनॉमी बहुत ज्यादा हो जाए और साथ साथ जो लोगों का रहन सहन है वो बेहतर हो जाए, तो वैसी अर्थव्यवस्था आगे चल के विकसित अर्थव्यवस्था में हो जाती है। जैसे अमेरिका वगैरह का व्यवस्था, जैसे आपका जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सब विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। विकासशील, जैसे आपका देश विकासशील अर्थव्यवस्था है, हम लोग विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। और अल्प विकसित, जैसे अफ्रीकन महादेश के जो कंट्री वगैरह हैं, ठीक है, अफ्रीका का, वो सब बहुत ज्यादा, वहां के लोग का जो आय है, प्रति व्यक्ति आय बहुत न्यूनतम है, ठीक है। वहां पे जो बेसिक जो जरूरत की चीज है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, भूखमरी गरीबी बहुत ज्यादा है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। खास करके अफ्रीकन कंट्री में ये सब आपको अल्प विकसित
अर्थव्यवस्था वाले देश दिख जाएंगे। एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण एशिया में जो है आपको विकासशील अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा, और विकसित जो भी यूरोपियन कंट्री है लगभग आपका विकसित अर्थव्यवस्था वहाँ देखने को मिलता है। तो विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर भी आप, और धीरे धीरे जब सर्विस सेक्टर का उसमें, जैसे अभी हम लोग के देश में क्या है कि 20% कृषि क्षेत्र का योगदान है, 20% औद्योगिक योगदान है इंडस्ट्रीज का, और लगभग 60% सर्विस सेक्टर का, और वही 80% जब सर्विस सेक्टर का योगदान हो जाएगा तो हम लोग का भी जो अर्थव्यवस्था है निश्चित रूप से किस प्रकार का हो जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवस्था के आधार पर भी बांटा जाता है। उसके बाद होता है क्षेत्र की भूमिका, कहाँ पे किस प्रकार के जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे कृषक लोग हैं, किसान, खेती, या औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला जो है जहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। चीन वगैरह क्या है, वहाँ पे खेती कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पे उपज जो है, वहाँ के टोटल ज़मीन का जो है उपज वाला ज़मीन बहुत कम है, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था वहाँ पे है। और कृषक अर्थव्यवस्था जैसे आपका देश है भारत, ठीक है, पहले शुरुआत जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कृषक अर्थव्यवस्था में ही आपका देश चल रहा था 1947 में। यहाँ पे मेन रूप से जो लोगों का अभी भी सबसे ज़्यादा अगर लोग लगे हुए हैं तो कृषक क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। लगभग 60% आबादी आज के दिन भी कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए उद्योग धंधे में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कृषक अर्थव्यवस्था, तो ये आप विभिन्न क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं। सेवा क्षेत्र की, धीरे धीरे हम लोग सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत आगे बढ़ रही है आईटी सेक्टर में, तो हम लोग धीरे धीरे, यही है, जब सर्विस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 80% 90% हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम लोग भी जो है विकसित और सेवा अर्थ वाले अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे। शेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर भी अन्य देशों के साथ देश का क्या संबंध है, जैसे खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था यानी कोई भी देश इन देशों के साथ व्यापार कर सकता है, ये भी देश उनके साथ करेंगे, खुला हुआ, ओपन है, कोई भी कंट्री आकर के व्यापार, जैसे आपके देश में भी 1991 के बाद खुली हुई अर्थव्यवस्था आ गई। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था जो ना इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, आयात निर्यात नहीं करेंगे, अपना जो वस्तु प्रोडक्ट तैयार करेंगे खुद ही बेचेंगे, ना किसी अन्य देशों से मंगाएंगे, खुद का वस्तु बनाएंगे, खुद ही अपने देश के अंदर संचालन करेंगे, ना दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे, ना किसी दूसरे देश का वस्तु को खरीदेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती। लेकिन अभी के डेट में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, ऐसा कोई भी देश फिलहाल अब नहीं है। उसके बाद है नियोजन के आधार पर। नियोजन, जैसे हम लोग के यहाँ क्या है कि पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, तो नियोजन वही हुआ कि एक योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था का विकास करना हो गया। तो शुरुआती दौर में आपने देखा कि पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी। अभी फिलहाल जो है आपका देश भी नीति आयोग, जो योजना आयोग कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ही कहलाएगा। गैर योजनाबद्ध, जिसमें किसी प्रकार का योजना नहीं बनाया जाता है, एट ए टाइम जो भी विकास हो रहा है, जैसे जैसे फंड आ रहा है वैसे कर रहे हैं, कुछ सोचना नहीं है, जो सामने दिखा उस पर विकास करना शुरू कर दिए, तो गैर योजनाबद्ध हो गया। ठीक है, उसके बाद निर्भरता के आधार पर हुआ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा देश क्या है, आप देखिएगा जितने भी पंचवर्षीय योजना के लास्ट के, तो उसमें आत्मनिर्भर शब्द जोड़ा गया है, यानी हम खुद भी, अभी भी क्या हम लोग आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से नहीं हुए। अभी भी आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी प्रोडक्ट हैं, सामान हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, चीन से बाय करते हैं, चाइना से। लेकिन धीरे धीरे हम लोग के भी यहाँ पे भी जो है धीरे धीरे बहुत सारे इंडस्ट्री, खास करके सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी मटेरियल है उस पर आधारित, बैटरी का, मोबाइल का, ये सब जो है प्रोडक्ट धीरे धीरे इंडिया में भी बन रहा है। तो हर एक चीज़ के मामले में जब हम लोग खुद ही प्रोडक्ट बनाना तैयार शुरू कर देंगे, खुद ही अपने देश की मांग की पूर्ति करना शुरू कर देंगे, किसी अन्य देश से हमें जो है वहाँ से आयात नहीं करना होगा, तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो खुद ही सारा कुछ प्रोडक्ट तैयार करके, और जिसको कि ना के बराबर अन्य देशों से आयात करना हो, तो वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण रूप से अभी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे आपका मेड इन चाइना था, तो हम लोगों ने भी जो है स्टैंड अप इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई जब 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद ये सब कार्यक्रम हुआ, जिसके कारण जो है बहुत सारा तरक्की हुआ है आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। उसके बाद आश्रित किसी अन्य देश पे, जैसे नेपाल का है, वो भारत पे आश्रित है, चीन पे आश्रित रहता है, किसी दूसरे देश पे आश्रित रहता है। ठीक है, तो उसको आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। परस्पर निर्भर, एक दूसरे पे निर्भर रहना। ठीक है, दोनों, कुछ प्रोडक्ट हम आयात किए उस बगल के देशों से,
कुछ उसने आयात किया, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी दोनों एक दूसरे को मिला जुला के चले, तो वो परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये सब मेन रूप से आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो जनरली ऑप्शन में मिश्रित वाला ही रहता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप मारिएगा, ठीक है। अब एक शब्द आजकल नया आया है इकोनॉमिक्स में, गिग इकोनॉमी किसको कहते हैं, गिग इकोनॉमी। अभी आप देखते होंगे मैक्सिमम जो कंपनियां फ्रीलांसर हो गई है, जैसे आपको कोई भी चीज सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है, तो आप कॉन्टैक्ट करते हैं किसी कंपनी से, वहां के एम्प्लॉय आपके प्रॉपर अपने एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो आपका प्रोडक्ट तैयार करने तक आपके साथ रहेंगे, प्रोडक्ट तैयार करके आप उनको मनी दे दीजिए, वो फिर अब दूसरे जगह पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं अनुबंध आधारित यह इकोनॉमी है। इसमें कोई भी परमानेंट जॉब में नहीं रहता है, बल्कि एक अनुबंध होता है। जैसे आप किसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें इस प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए, या हमें जो भी इतना काम है, ठीक है, जैसे कोई भी आधार कार्ड का काम है, तो क्या होगा कि सरकार क्या करेगी, आधार कार्ड के लिए क्या की कि प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, अपना टेंडर दे दिया। प्राइवेट कंपनी अपना जो है लोगों के बीच में अपना सेंटर खोल करके अपना जो है आधार कार्ड बनवा रही है, तो वो भी एक गिग इकोनॉमी का प्रकार है। जब उसका आधार कार्ड बनाना खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे कंपनी का जो अनुबंध खत्म हो जाएगा, तो फिर वो काम उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खास करके फ्रीलांसर वगैरह आप सुने होंगे, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है। जब तक आपको जरूरत है तब तक आपके साथ वो काम करेगा, आपको जरूरत खत्म हो गया आप उसको हटा दीजिए, ठीक है। और इसमें अस्थायी कर्मचारियों के बजाय अस्थायी कर्मचारी आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको मान के चलिए 50 दिन का काम था, 50 दिन के लिए आपने उस जो भी उस काम को जान रहा था उसको आपने हायर किया, 50 दिन तक आपने काम कराया उसको, जो भी उसका जो सैलरी हुआ आपने उसको दे दिया, फिर वो दूसरे जगह अनुबंध पे चला जाएगा। तो इस प्रकार की इकोनॉमी को ही हम लोग गिग इकोनॉमी कहते हैं। फ्रीलांसर्स गैर अस्थायी कर्मचारियों की को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे गिग इकोनॉमी किसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत अनुबंध पे आधारित जो है कर्मचारी आते हैं, आपके काम को करेंगे, ठीक है, और फिर जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो वो फिर दूसरे जगह अपना चले गए, तो गिग इकोनॉमी कहलाता है। खास करके आईटी सेक्टर अभी जो है गिग इकोनॉमी अपनाए हुए हैं। जब तक किसी कंपनी का कोई काम है तब तक कोई भी एम्प्लॉय है तो वो काम कर रहा है, फिर दूसरे जगह अपना फ्रीलांसिंग, फिर एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम मिलते रहता है, तो इस तरीका से, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से जो बीपीएससी जो 17वीं होने वाला है तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नए टर्म भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स में आते रहते हैं, मेरा प्रयास है कि आपको वो सब टर्म बता दूं, और मेन है कॉन्सेप्ट है। बाकी आप जो है ऑब्जेक्टिव सेशन एक बार घटना चक्र है चाहे लूसेंट है, कोई भी बुक का बना लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत ही नहीं हो। एक बार अगर मैं आपको पढ़ा दूं 2 से 3 घंटा मैं पूरा इकोनॉमिक्स में पढ़ा दूंगा, अगर आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके अंदर इतना समझ विकसित रहेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम आंसर, अगर मान लीजिए आंसर नहीं भी पता है तो आप जब देखेंगे तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, ठीक है। तो 2-3 घंटा में कोई इकोनॉमिक्स तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन इतना समझ विकसित मैं जरूर कर सकता हूं कि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। या अगर नहीं उस समय आप निकाल पाए उसका आंसर, तो अगर आप आंसर देखेंगे तो ये समझ में जरूर आ जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, ठीक है। ऐसे रटने से केवल काम नहीं चलता है, जब तक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके अंदर, तो केवल लूसेंट या कोई भी एसपीडी पढ़ने या रटने से नहीं होगा। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के जो टर्म है उसको आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं समझेंगे दिक्कत होगा। चलिए, अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और व्यवस्था, जिसका मतलब ही होता है क्या करना, अर्थ यानी मुद्रा का प्रणाली सही तरीके से चलन करना, ठीक है। तो वही सब चीज यहाँ पे आपको अच्छे से, इस धरातल पे 2 ही काम होता है, एक होता है इकोनॉमिकली एक्टिविटी वाला और दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसे अभी हम और आप भी 2 ही गतिविधि कर रहे हैं, एक इकोनॉमिकली एक्टिविटी हो रहा है, एक नॉन। जैसे मैं इकोनॉमिकली एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप मुझे पैसे देते हैं इसलिए मैं पढ़ाता हूं, नहीं देंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप हमसे सर्विस ले रहे हैं, आप अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको जॉब हो जाएगा, तब आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं
कि नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो दो ही काम होते हैं इस धरातल पे, एक इकोनॉमिकली, एक नॉन इकोनॉमिकली। ठीक है, हर एक चीज को आप देख सकते हैं इसमें। अर्थव्यवस्था में हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, और इसमें जो है अब देखिए यहाँ पे इस चीज को लेकर के हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा जो है समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो मेन रूप से देखिए, समाज को साथ लेकर चलने वाला जो काम होता है वो किसमें होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाज को लेकर के चला जाता है, यानी उसमें सभी लोगों को जो है रोजगार में मौका मिलेगा। कभी आपने देखा कि जियो का वैकेंसी निकला है, एयरटेल का वैकेंसी निकला और आपके पड़ोसी जो है एग्जाम पास किए और उनका हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अधीन हो जाता है। पूंजीपति वर्ग के लोग जो उनका कलीग होंगे, जो नजदीकी होंगे, उनमें से वो हायर कर लेते हैं, या पहले से ही जो एचआरए वगैरह जो होते हैं उसमें जो उस लेवल पे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले, वो अपना हायर कर लेते हैं, तो वो आपको वैकेंसी नहीं निकालेगा। तो इसलिए जो गरीब देश हैं, जहाँ पे आय में असमानता बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपका सोशलिज्म वाली व्यवस्था जो है समाजवादी, क्योंकि यहाँ पे सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या एग्जाम का जब फॉर्म आएगा तो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग भाग लेंगे, जिनका मेहनत ज़्यादा होगा वो पास करेंगे, तो सबको समान अवसर मिला। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबको समान अवसर नहीं मिलता। थोड़ा सा इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। समाजवादी में समाज को साथ लेकर चलना, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे चाइना, क्यूबा वगैरह में है। नॉर्थ कोरिया हो गया, उत्तरी कोरिया, ये सब क्या है, पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र के माध्यम से ही चलाया जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? प्रॉपर लीडरशिप का अभाव होता है, प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा, आप अभी बहुत लोग को सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो परेशान है। जब सरकारी नौकरी हो जाएगा तो आप जब स्कूल में जाते हैं, जो लोग टीचर बन गए होंगे, मैं देखता हूं, मैं भी टीचर हूं, तो अभी जो भी लोग नए आए हैं तो उनमें मैंने देखा कि पढ़ाने की टेंडेंसी धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। बहुत इतना जल्दी लोग जो है कम पढ़ाने लगे। ठीक है, जितना उनको मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक टेंडेंसी हो गया कि अब तो सरकारी नौकरी हो गया। तो ये मानसिकता इसमें बहुत देखने को मिलेगा कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर आपको एक बार सरकारी नौकरी हो जाती है तो आप सोचते हैं अब तो कोई हटा नहीं सकता। तो आपका जो प्रॉपर जो लीडरशिप होना चाहिए, जो प्राइवेट, जैसे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल में देखिए, अब टीचर जो है एकदम घंटी लगा टाइम से एकदम क्लास में पहुंच गए, बच्चों में एकदम डिसिप्लिन बहुत ज्यादा देखिएगा, वो आपको सरकारी विद्यालय में कम देखने को मिले। कई रीजन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल टीचर ही रीजन होता है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन प्राइवेट के तुलना में सरकारी गवर्नमेंट, जबकि सरकारी विद्यालय में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा योग शिक्षक की बहाली हुई, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल आउटपुट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। तो उसके पीछे यही मानसिकता भी हो सकता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉपर लीडरशिप का अभाव होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका हो गया। पूंजीवादी में क्या होगा कि इसका मेन उद्देश्य तो पैसा कमाना होता ही है। टाई क्यों वो लगवा रहे हैं, जूता एकदम साफ क्यों पहनवा रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है। टाई भी वो खुद ही बेचते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्कूल कोचिंग वाले हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, समाज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें जब वैकेंसी आएगी तो सबको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल पूंजीपति वर्ग के लोगों का होता है, जैसे यूएसए, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया। और प्रॉपर लीडरशिप, इसका एडवांटेज क्या होता है, प्रॉपर लीडरशिप होगा। जैसे प्राइवेट स्कूल में देखिए कितना उसके एचएम जो देखिए कितना मेंटेनेंस किए हुए रहते हैं, मेंटेन करते हैं। चलिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में दोनों का योगदान हो, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए, ये दोनों के अंतर में हो गया, तो बस ये सब चीज हो ही गया, ये सब हमने बता ही रखा है। क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार का हमने बताया आपको, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हम लोग प्राचीन समय से जिसके माध्यम से इनकम जनरेट करें, जैसे कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधु पालन हो गया, पशु पालन हो गया, ये सब प्राइमरी सेक्टर होगा। जब हम लोग उससे कोई प्रोडक्ट तैयार करेंगे, विनिर्माण करेंगे, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। उद्योग धंधा, जैसे गेहूं उपजाए तो वो प्राथमिक सेक्टर में हो गया, लेकिन जब हम उसका प्रोडक्ट बना के पार्ले जी बना दिए तो वो कहाँ चला गया, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है,
अब जब बेचने के लिए एक एमबीए वाले को रख लिए, एम्प्लॉय को रख लिए, तो वो क्या हो गया, सर्विस सेक्टर है, वहां पे वो सर्विस देगा। जैसे एक टीचर पढ़ाता है, वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, वो आपको बच्चों को कोई प्रोडक्ट नहीं देता। बैंक में आप जाते हैं तो आपको क्या करता है, कुछ देता है, प्रोडक्ट नहीं देता है, बस आपको सर्विस देता है। अस्पताल में जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट देता है आपको, नहीं देता है, बल्कि आपको क्या करता है, सर्विस देता है, सेवा। तो ये वर्तमान में इसका क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, चूंकि सॉफ्टवेयर कंपनियां बहुत ज्यादा इंडिया में हैं और पूरे विश्व स्तर पे जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इंडियन कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है। तो सर्विस क्षेत्र का योगदान आपका देश में बहुत तीव्र गति से बढ़ा है। आजादी के समय प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा था, लेकिन अब क्या है कि आपका तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है उसका योगदान है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ, कई बार पूछेंगे इनमें से कौन से प्राथमिक सेक्टर का है। तो जितने भी प्राइमरी सोर्स हैं, जो हम लोग शुरुआती से आदिम समय से ही जो काम करके हम लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ठीक है, प्राचीन समय से ही। बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप टेंशन नहीं लें, बच्चे खुद आ जाएंगे, मैं खुद नहीं आ रहा हूं। ठीक है, मैं लाइव अभी खुद भी नहीं आ रहा हूं, जो बात है। ठीक है, तो बच्चे तो मैं लाइव आऊंगा तो निश्चित रूप से आएंगे, और नहीं भी आते हैं तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी लोग आते हैं, जितने लोग आते हैं, चुपचाप शांति से पढ़िए, सुनिए सब। अब इसी में से बहुत लोग का टीचर बन गए, बहुत लोग रह गए, तो वैसे भी है जो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है, चूंकि अभी मैं लाइव सेशन ले ही नहीं रहा हूं। बीच बीच में कभी कभी मन कर जाता है, मुझे लगता है कि चूंकि ये सभी टेक्नोलॉजी है, अगर नहीं चलाऊंगा तो ये भी बंद पड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, जो डिजिटल बोर्ड है या हर एक चीज, लाइटिंग है, हैंड, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, तो वो भी बीच बीच में अपडेट करना जरूरी रहता है। तो बीच बीच में आ जा रहा हूं, लेकिन तैयारी 4 आने दीजिए, मैं फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत बात है, क्यों नहीं आता हूं। मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर लोग, यूट्यूबर, बहुत सारे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर को देखा है जो आज तक ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं निकाले होंगे, मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। तो वो लोग भी बीपीएससी पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि अपनी गरिमा अपना बचा के ही जो है, इसलिए हमने जो है अभी आपको प्री पढ़ाने का कोई प्रयास भी नहीं किया, और मैं पढ़ाना चाह भी नहीं रहा हूँ प्री के लिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे एकदम, आप देखिएगा कोई भी इतना 70वीं करके अपना चल रहा है। ठीक है, हाँ मैं आऊँगा, इंतजार कीजिए, फ्री हो जाएगा। जब मेंस होगा तो मेरे अलावे आपको कोई पढ़ाता हुआ मिलेगा ही नहीं। इक्का दुक्का चैनल, इक्का दुक्का वीडियो डालेगा, क्योंकि वहां पे जाके सबकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि जो टीचर खुद आज तक बीपीएससी मेंस नहीं लिखा है, जो टीचर खुद आज तक बीपीएससी प्री नहीं पास किया, वो प्री तक अपना वो मेहनत करने के लिए वो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, फिर जब मेंस की बारी आएगी तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई आपको नहीं पढ़ाने के लिए मिलेगा। इक्का दुक्का चैनल होगा, वो इक्का दुक्का वीडियो आपको डालेगा। लेकिन मैं फिर अभी भी बोल रहा हूं, मैं फिर डालूंगा सारा टॉपिक और सारा जो मटेरियल है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आप लोग जैसे 70वीं का प्री का पढ़ रहे हैं तो कहीं भी पढ़िए, क्योंकि देखिए ये सब चीज आपको हर एक टीचर पढ़ाएगा। मैं कोई एकलौता नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, धन्य रहो। ठीक है, लेकिन जब मेंस की बारी आएगी, चूंकि लेखन शैली वही कर सकता है जिसने किया है, और वही आपको सही मार्गदर्शन करेगा। जो कभी लंदन गया नहीं, आप लंदन के जगह के बारे में पूछिएगा, वहां जाना है तो कैसे जाएंगे, तो कैसे बता देगा, वो तो किताब में कभी पढ़ा है, बस वो बता देगा वैसे वैसे जाइए, लेकिन वो सही डायरेक्शन नहीं होता है। तो वही आदमी आपको सही डायरेक्शन देगा जो उस जगह पे पहुंचा है। हमने 2-2 बार प्री मेंस इंटरव्यू दिया। ठीक है, तो मुझे अनुभव है कि कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, कहां पे किस लेवल को रखना। इकोनॉमिक्स, बहुत सारे लोग हैं यूपीएससी वाला पैटर्न पढ़ा रहे हैं। अरे भाई यूपीएससी पढ़ाओगे, टाइम कहाँ है, 40 दिन का तो समय बचा हुआ है। आप यूपीएससी पैटर्न पढ़ाओगे, उसका तो 2-4-5 चैप्टर भी क्लियर सही से इकोनॉमिक्स का नहीं होगा, तो वो कहाँ से निकालेगा। 150 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स के उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन, और 15-16 क्वेश्चन बेसिक रहते हैं। इक्का दुक्का उसमें से क्वेश्चन जो होगा डीपली रहेगा, तो कहां पर डीपली पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। अब ये सब क्वेश्चन क्या, ये सब आपका इजी है, इजी मोड में एकदम। देखिए कैसे एकदम तीव्र गति से, अगर 3 घंटा दूंगा तो मैं पूरा इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बशर्ते, और सारा चैप्टर पढ़ना भी नहीं, सब जगह से क्वेश्चन नहीं आता, एक लिमिट सेक्टर है वहां पे इकोनॉमिक्स का भी, जो हमारे नोट्स में है, जो जो चैप्टर वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसी में डीप आए आसान आए उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो प्राइमरी सेक्टर जो आदिम समय से हो रहा है,
उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, बिस्किट फैक्ट्री, खनिज उद्योग, जो भी आप लोग चूना सीमेंट चूना पत्थर से बनाते हैं, तो चूना पत्थर, खनिज उद्योग जो भी हो गया, खनन हो गया, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा। उसके बाद सेवा में आपका जैसे बस हो गया, रेलवे हो गया, परिवहन, संचार, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी बताया ही, अभी कोई भी वर्तमान में पूर्ण रूप से क्लोज नहीं है, सब एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, और आपके देश में भी 1991 में जो है मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था, क्योंकि उस समय ये, और आपको पता होगा मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, और उस समय इन्होंने ही, इन्हीं के प्रयास से जो है वित्त मंत्री थे उस समय 1991 में। ऐसे उससे पहले भी प्रयास किया गया था राजीव गांधी के द्वारा, लेकिन इसको लाया गया क्योंकि इससे पहले भारत में क्या था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और योजना के आधार पे हम लोग बढ़ रहे थे। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग स्वदेशी की बात करते थे, और हमारी जो कंपनियां थी वो बाहरी कंपनियों का जो प्रतिस्पर्धा वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग डेवलप हुए ना। क्योंकि जब आपका देश आज़ाद हुआ था, अगर उस समय ये ग्लोबलाइजेशन लाया जाता तो आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती, क्योंकि देश के उद्योग को भी बढ़ाना जरूरी था, तो इसलिए उस समय क्लोज्ड इकोनॉमी था। लेकिन धीरे धीरे जब देखा गया कि आर्थिक स्थिति भारत का दयनीय हो रहा है 1991 के दौरान, ठीक है, भुगतान संतुलन चरमरा गया, मात्र एक सप्ताह का ही जो था धन बचा हुआ था, तो उस स्थिति में जो है मनमोहन सिंह के द्वारा जो है यहाँ पे प्रयास करके जो है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी किया गया, और उसके बाद भारत ने तरक्की किया। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाना, यानी कोई भी फॉरेनर कंपनी या फॉरेनर लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास जमीन है लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं है, तो जमीन लेके हम क्या करेंगे, वो पड़ा हुआ है। अगर कोई आके पूंजी लगाया, कोई बिल्डिंग खड़ा किया और उसमें कोई व्यापार किया और हमें भी पैसा दिया, तो क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी आने के बाद, इनमें गुड्स का, सर्विस का, इंफॉर्मेशन का, हर एक चीज का जो है छूट दे दिया गया। कोई भी प्रोडक्ट आकर के, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, या सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, वो सब आना शुरू कर दिया आपके देश में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे देश में जो मानव संसाधन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जनसंख्या चूंकि ज़्यादा है, तो यहाँ पे सस्ते में एम्प्लॉय मिल जाता है, जैसे बीपीओ है, ठीक है। तो यहाँ पे बीपीओ कॉल सेंटर वगैरह में जो लोग काम करते हैं बहुत सस्ते में काम करते हैं, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 पे अच्छे अच्छे इंग्लिश बोलने वाले लोग वहाँ बैठे रहते, ठीक है। लेकिन वही काम अगर वो अमेरिका में वहाँ पे अमेरिकन एम्प्लॉय से कराएगा, तो उसको वहाँ पे जो है 1,00,000, 2,00,000 का सैलरी देना पड़ेगा। तो वो सब कंपनियां आके भारत में आ गई, तो भारत में भी जो है जो मानव संसाधन था, जो जनसंख्या में इधर उधर बेरोजगारी का जो अवस्था थी, उसमें कमी आई। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जब ग्लोबलाइजेशन आया भारत में 1991 में, तो जो आपका जीडीपी 1951 से 1991 में एवरेज 4% चल रहा था, उसमें एकाएक ग्रोथ देखने को मिला, यानी 5.5% तक आपको एकाएक देखने को मिला, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट था। एलपीजी योजना, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। तो ये योजना 1991 में आई। चलिए अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में देखेंगे। और ये यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क। ये कई बार पूछा हुआ है, मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो अभी करेंट का मानव विकास सूचकांक में भी भारत का रैंक देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है वो खास करके लोगों के शिक्षा के स्तर पे, जीवन स्वास्थ्य के स्तर को देखा जाता है इसमें। तो ये कई बार पूछेगा क्या क्या चीज पे ये निर्धारित होता है, तो वहां पे जीवन प्रत्याशा क्या है, जो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसा है, शिक्षा का स्तर कितना है, और आय या उनका जो जीने का स्टैंडर्ड किस प्रकार का, ये तीनों पे वो निर्धारित होता है आपका मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
और आपको जो भारत का रैंक है अभी फिलहाल वो 134 है। 193 देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में है, तो उसमें भारत का रैंक कितना है? 134। 2024 में अगर पूछ दे, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट रहा है, बार बार पूछते रहता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो 134 है, जो कि बेहतर नहीं है, जो कि बेहतर नहीं है। 134/193, यानी 193 देश में आपकी स्थिति 134वें नंबर पे है मानव विकास सूचकांक में, यानी बेहतर स्थिति नहीं है, ठीक है। कई बार इसमें जो अंक दिए जाते हैं उसको पूछेगा कितना पॉइंट दिया गया, ठीक है। तो स्कोर जो भारत का है वो 0.644, 0.644 स्कोर है भारत का, और रैंक 134 है मानव विकास सूचकांक में। इसमें मेन रूप से देखा जाता है जीवन प्रत्याशा कितनी है लोगों का, ऑल एंड एवरेज एज कितना है, और एज डिपेंड करता है आपके स्वास्थ्य सिस्टम पे डिपेंड करता है। शिक्षा कितने लोग उसमें जो है स्कूल जा रहे हैं, हायर एजुकेशन कितना के, ये सब देखा जाता है। फिर प्रति व्यक्ति आय, अभी आगे हम लोग आय जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। प्रति व्यक्ति आय से ही, जैसे आपका आय ज़्यादा है तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, रहन सहन अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये सब देखा जाता है। और इससे पता चल जाता है कौन सा देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कौन देश विकसित है, विकासशील है और विकसित है, ये निर्धारित करता है। और इसमें मेन रूप से स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, ठीक है। चलिए, और उसका रैंक प्रदान किया जाता है। भारत का रैंक 134 है 193 देश में 0.644 अंक के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने चर्चा कर दी। अब आते हैं अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो आय में असमानता, सबसे ज्यादा जो गरीबी का कहिएगा मेन कारण क्या होता है, आय में असमानता। आपके देश में देखिएगा बहुत सारे लोग का 4 लाख 5 लाख सैलरी है, ठीक है, और बहुत लोग 4000 5000 पे नौकरी कर रहे हैं, 1500 पे कर रहे हैं, 2000 पे कर रहे हैं। बताइए इतना अंतर। लेकिन जब आप विकसित देश में जाइएगा तो इतना का अंतर नहीं होगा। कोई 2 लाख पे कर रहा है तो कोई 1,80,000 पे करेगा, कोई 1,70,000 पे करेगा। ये ना कि अगर जैसे वहाँ का, जैसे यहाँ का डॉक्टर क्या है कि महीने में 50 लाख कमाया, एवरेज जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, बक्कू तो भर ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो 50 लाख का महीना कमा रहा है यहाँ का डॉक्टर, ठीक है। वही यहाँ का जो इंजीनियर है उसको कोई पूछ नहीं रहा है, 15-20 हजार पे भी खट रहा है। उससे नीचे चले जाइए टीचर, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं 4000 5000 पे जो है शिक्षक लोग, जो भी प्राइवेट में जो लोग काम करते होंगे बीपीएससी से पहले, उनको पता होगा कितनी सैलरियां वहां पे दी जाती है और क्या क्वालिटी खोजा जाता है। तो कितने का अंतर आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप विकसित देश में जाइएगा, अमेरिका में, तो सबसे ज्यादा सैलरी होगा टीचर का, उससे कम ही होगा वहां के सरकारी जो अधिकारी होंगे उसका। तो वहां पे टीचरों का बहुत, चूंकि जो भी हाई क्वालिटी के स्टूडेंट होंगे वो टीचर शिक्षण में जाएंगे, उससे लो अधिकारी, उससे लो इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार से वहां पे जो है तो सैलरी भी है। तो ज्यादा का अंतर नहीं है, और वहां का डॉक्टर, इंजीनियर और जो जितने भी लोग हैं उसमें ज्यादा का अंतर नहीं आए में, ठीक है। यहाँ की तरह लूट नहीं मचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको विकसित देश में दिखेगा। तो आय में असमानता अल्प विकसित या विकासशील देशों में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे गिन्नी गुणांक जो होता है आय में असमानता, उसका मापन किया जाता है गिन्नी गुणांक से, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा आय में असमानता रहेगा जब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, और सबसे कम होगा 0 जब वैल्यू होगा, तो गिन्नी गुणांक उसको बोलते हैं। उससे आय विषमता या गरीबी का मापन होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब गरीबी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो गिन्नी गुणांक भी जो है आय में असमानता का ही आकलन करता है, और गरीबी उससे पता चल जाता है। लॉरेंज वक्र के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो भारत में निर्धनता का आकलन जो होता है प्रति व्यक्ति उपभोग के आधार पर होता है। कई सारी कमेटियां बनी हैं, रंगराजन कमेटी बना, या फिर उससे पहले लकड़वाला अलग समिति बना जिसने बोला 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, और 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए शहरी क्षेत्र में। जो लोग उतना भोजन ले लेते हैं तो वो गरीबी रेखा के बाहर हैं। तो यहाँ पे उपभोग के आधार पर जो व्यय खर्च करते हैं उसके आधार पर यहाँ पे जो है भारत का जो है
कह सकते हैं कि आकलन किया जाता है। तो भारत में गरीबी का आकलन उपभोग व्यय के आधार पर, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आय है उससे नहीं, आप कितना खर्च करें। स्वाभाविक सी बात है, आपकी आय अच्छी होगी तभी आप अच्छा खर्च करेंगे, आय पे ही खर्च होता है, आपका आय नहीं तो आप खर्च कहां से करेंगे, सिंपल सी बात है। तो भारत में उपभोग व्यय के आधार पर जो है आकलन किया जाता है निर्धनता का। आगे एक चैप्टर ही होगा गरीबी जब हम लोग पढ़ाएंगे। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय इनकम कैसे निर्धारित होगा। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी, एसजीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब के बारे में। देखिए भारत का राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे जो पहला प्रयास है किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1868 में अंग्रेजों के समय में ही इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था। और एक बुक किताब जो लिखा था इन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें उन्होंने बताया था किस प्रकार से अंग्रेज जो है यहाँ के धन को लंदन ले जा रहे हैं। ठीक है, दोहरी शोषण किस प्रकार से कर रहे हैं, जब इतिहास हमने पढ़ाया था उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो 1868 में एक बुक में लिखा है उन्होंने, जो कि नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में भी पूछा, फिर पूछ सकता है। और उस समय सालाना प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, साल का एक व्यक्ति का आय 20 रुपया ही था पूरे साल का। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, पूरा परिवार नहीं। अगर पारिवारिक आय कह लीजिएगा तो उसको 5 से आप गुना कीजिए, क्योंकि एक परिवार में 5 लोग होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यही आपका राष्ट्रीय आय की गणना करता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करती है। और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये 4 टर्म को देखेंगे, कुछ नहीं है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे। कई लोग चर्चा करते हैं जीडीपी देश का अच्छा नहीं जा रहा है, नीचे गिर गया है, तो ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे पहलू को आपको समझना होगा। तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी देश की सीमा के अंदर जितने भी उत्पाद, प्रोडक्ट या सेवा, सर्विस का जो अंतिम मूल्य है उसको उसके अंदर जब जोड़ देते हैं तो वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर बनाया 5 लाख रुपया का, जैसे हमने खनिज निकाला, सोना निकाला 5 लाख का, तो इस प्रकार से सबका योग कर देंगे। ठीक है, या विदेशी व्यक्ति भी आपके देश में कमा रहा है, भले ही वो अपने देश भेज देगा, लेकिन फिर भी हम उसको जीडीपी में काउंट करते हैं। यानी देश की सीमा के अंदर, देशी हो या विदेशी, सभी लोगों के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उसका अंतिम मूल्य, जैसे मान के चलिए हम लोग पार्ले जी बनाए, तो पार्ले जी देखिए डायरेक्ट पार्ले जी नहीं बना, उसके लिए पहले गेहूं, तो गेहूं का रेट अगर आप अलग कर दीजिएगा, फिर वो मिल में गया, आटा पिसा उसका अलग कर दीजिएगा, तो आप कभी अंतिम उत्पाद निकाल ही नहीं पाइएगा। अब डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे क्या, पार्ले जी बन के जब मार्केट में गया 5 रुपये का, तो 5 रुपये वाला जितना बिस्किट बना, 100 बिस्किट बना, तो 500 रुपया का अगर मान के चलिए बना, तो 500 रुपया वो जीडीपी में जाएगा। ठीक है, 500 रुपया, ना कि वो आटे का या गेहूं का रेट उसमें जाएगा। ठीक है, अंतिम मूल्य याद रखिएगा हमेशा। सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग या सर्विस देते हैं, सेवा करते हैं, डॉक्टर का अंतिम बिल जो होगा वो अंतिम बिल हो, बीच वाला नहीं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। यानी देश की सीमा के अंदर देशी व्यक्ति हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, बहुत सारी विदेशी कंपनियां आके काम कर रही है, तो वो भी अगर कोई सेवा दे रही है या प्रोडक्ट, उसका अंतिम उत्पाद को जब जोड़ेंगे, वो सकल घरेलू उत्पाद, सारा कॉस्ट जोड़ दिए तो वो आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निबल घरेलू उत्पाद। जब हम लोग जीडीपी में से मूल्य ह्रास, जैसे हम लोग कोई भी कंपनी खोलते हैं या कोई फैक्ट्री बैठा है, जैसे मान के चले सरसों तेल पेरने वाला मशीन हमने लगा दिया, मिल बैठा दिया, क्योंकि एक साल में जो हमने उत्पादन लिया, जो अंतिम प्रोडक्ट का मूल्य वो तो जोड़ दिया, लेकिन हमारा जो मशीन था उसमें भी तो हरासमेंट हुआ। जो 5,000 का मशीन होगा वो अब 3,000 का हो गया होगा, 2,000 का हरासमेंट, तो मूल्य ह्रास उसको जब हम घटा देते हैं तो वो निवल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम क्या करेंगे, देशी जो लोग हैं वो विदेशों में जाके कमा रहे हैं, वो भी तो कुछ कमा के भेज रहे हैं ना, तो उसको जोड़ेंगे। और जो विदेशी लोग यहां से जाकर के
अपने देश भेज दें उसको घटा देंगे, तो वो रेट हो जाएगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। और जब उसमें हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तो वो हो जाएगा एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम लोग वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआती दौर में सकल घरेलू उत्पाद निकाला गया, लेकिन कहा गया इससे नहीं होगा, क्योंकि हमने मूल्य का ह्रास भी तो किया। अब हमने बाइक खरीदा, बाइक से कोई काम किया, जैसे मान चलिए हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, तो बाइक हमने खरीदा तो बाइक का भी तो हरासमेंट हुआ। केवल आप इनकम ही देखिएगा कि उसका जो खर्च हुआ उस साल में, वो भी आपको जो बाइक का वैल्यू गिरा उसको भी तो आपको घटाना होगा। तो वो निवल घरेलू उत्पाद में हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी में से घटा देते हैं। ठीक है, तो यही चीज को अब भाषा यहाँ पे दिया हुआ है, 2 मिनट का काम है, अच्छे से समझिए। जब आप एनएनपी समझ जाइएगा, मार्केट प्राइस पे वो निर्धारित होगा, तब आप राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले वहां पे देखिए जीडीपी, अपने देश की सीमा में उत्पादित सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि देश के लोग हों चाहे विदेशी लोग, आपके देश की सीमा में, दोनों का जोड़ देते हैं। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में निवल घरेलू उत्पाद में हम क्या करते हैं कि जीडीपी में से हम सिंपल सा मूल्यह्रास घटा देते हैं। मूल्यह्रास क्या हुआ कि जो वित्तीय वर्ष में मशीनों की जो कीमत है उसमें जो कमी हुई, जो हमने उसमें पार्ट पुर्जा उसका खर्च हुआ होगा ना, उसको घटा दिया उसका वैल्यू, तो वही हुआ डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो वो आपका एनडीपी आ गया। अब क्या करेंगे, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में उस देश के पूंजी वस्तुओं पर मूल्यह्रास को घटाने पर निवल देशी उत्पाद नेट डोमेस्टिक, चलिए वही चीज लिखा। अब आइए जीएनपी के बारे में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या हुआ, देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग। ठीक है, जीएनपी कहलाता है, चाहे वो भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय क्यों ना हो। जो विदेशी वाला जो आय है उसको यहाँ पे हमने क्या किया कि उसको घटा दिया। जो भारत में आके विदेशी लोग काम कर रहे हैं वो तो पैसा कमा के अपने देश भेज दिए। अब अमेजन कंपनी है, वो क्या किया, कमाएगा यहाँ लेकिन भेजेगा तो अपने देश अमेरिका भेजेगा ना। या आपके जो लोग खाड़ी देश में जाके काम करते हैं, कुवैत में, दुबई में, सऊदी अरब में, अमेरिका में, तो वो कमा कमा के आपके देश को भेजते हैं ना, यहाँ के लोगों को, अपने परिवार को। तो उसको आप क्या कीजिएगा, जीडीपी में जोड़ दीजिएगा, जो भारतीय विदेशों से भेज रहे हैं, और जो विदेशी लोग भारतीयों से भेज रहे हैं उसको घटा दीजिए। तो यहाँ पे आपका जीएनपी आ गया। और जीएनपी में जब हम मूल्यह्रास को घटा देंगे, क्योंकि उस प्रक्रिया में भी आपका मूल्यह्रास हो रहा है, मशीनों का, वित्तीय वर्ष में मशीनों में कीमत में होने वाली कमी, तो वो आपका एनएनपी आ गया। चलिए अब यहां तक समझ गए। लेकिन ये एनएनपी आया मार्केट प्राइस पर, क्योंकि मार्केट में जितना वैल्यू है अंतिम वैल्यू पे आपने निकाला। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप जैसे मान के चलिए एक कोई प्रोडक्ट तैयार किए, कलम ही है, तो कलम में अगर आप पेन तैयार करते हैं तो जैसे मान के चलिए अगर आपका कॉस्ट 20 रुपया पड़ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आप 20 रुपया में ग्राहक को नहीं देते हैं। आप ग्राहक को क्या दीजिएगा, तो जो आप टैक्स सरकार को दीजिएगा उसको जोड़ दीजिएगा। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट पे सरकार आपको सब्सिडी भी दे देता है, जैसे कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट है, जैसे कोई खाद है, उर्वरक बना रहा है, तो उसमें सरकार जो है कुछ सब्सिडी भी दे देता है। तो उस केस में आप सब्सिडी घटा दीजिएगा। ठीक है, सब्सिडी जोड़ दीजिएगा, और जो आप टैक्स दीजिएगा सरकार को वो घटा दीजिएगा, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट नहीं है ना, वो तो आप टैक्स दिए सरकार को ऐसे ही दे दिए। जैसे जीएसटी कर हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर जो आप दे रहे हैं या कोई भी, तो वो तो सरकार को प्रोडक्ट के एवज में नहीं मिला, वो तो आपको सर्विस, आप जो आप देश में बेच रहे हैं इसलिए आप दे रहे, चुका रहे हैं, तो उतने का मूल्य का तो प्रोडक्ट नहीं तैयार हुआ है, तो आप उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे समझिए, देखिए आप यहाँ तक हम लोग एनएनपी तक पहुंच गए थे। अब क्या होगा कि राष्ट्रीय आय को समझने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट यानी कितना लागत है और मार्केट प्राइस को समझना होगा। तो जितना फैक्टर कॉस्ट है उतना तो मार्केट प्राइस हो नहीं सकता, उससे ज्यादा होगा। तो फैक्टर कॉस्ट किसी वस्तु के उत्पादन में कितना कॉस्ट लगा, जैसे उसमें हो सकता है लेबर का होता है, जमीन का हो गया ना, लेंडर, लेबर हो गया, लैंड का हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो गया, सबको जोड़ दीजिएगा। अगर मान के चलिए कोई कंपनी 5 पेन बनाने में अगर 100 रुपया आपको खर्चा हो गया, ठीक है, 5 सब कुछ जोड़ करके 100 रुपया खर्चा होता है, लेबर कॉस्ट जोड़ दीजिए, जमीन का कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का, सबका
5 पेन बनाते हैं 100 रुपया में, तो एक पेन का 20 रुपया आपका क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट भी तो लेंगे, आप से सरकार जो टैक्स लेगी, ठीक है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी तो आप चुकाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मार्केट प्राइस, बायर वस्तु को जिस प्राइस पे खरीदता है उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जो आप सरकार को देते हैं, प्लस अपना लाभ, प्रॉफिट, क्योंकि आप फ्री में थोड़ा ही काम कर रहे हैं, वो जोड़िएगा तो वो क्या हो गया, आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो एनएनपी जब भी निकलेगा तो वो फैक्टर कॉस्ट को हम लोग नेशनल इनकम जब मानेंगे, देखिए यहां पे थोड़ा सा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसको मैं लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस इनकम टैक्स प्लस सब्सिडी। सरकार बहुत सारा सब्सिडी भी देती है, तो उसको आप जोड़ दीजिएगा और इनकम टैक्स को आप घटा दीजिए। यानी जो जिस मार्केट प्राइस पे आप वस्तु को बेचे, ठीक है, जैसे 100 रुपया में बेचे, जैसे कलम है 20 रुपया में आप बेचे, ठीक है, तो 20 रुपया तो आपका फैक्टर कॉस्ट ही हो गया था। तो जैसे मान के चलिए 25 रुपया में आप बेचे, तो उसमें हो सकता है आपका कुछ इनकम टैक्स भी आपने दिया सरकार को, तो उसको आप घटा दीजिएगा। ठीक है, और जो सरकार आपको सब्सिडी दे दिया कुछ प्रोडक्ट पे, उसको आप जोड़ दीजिएगा। तो ये जितना निर्धारित होगा, ये टोटल आय, तो वो पूरे देश का आय कहलाएगा। और जब प्रति व्यक्ति आय जब निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, देश की जनसंख्या से भाग दे देते। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो भी हमारा राष्ट्रीय आय हुआ, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे हमने निकाला, उसका बटा टोटल जनसंख्या से जब हम भाग दे देते हैं तो आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा का है अभी फिलहाल, और सबसे कम आपका बिहार का है। ठीक है, सबसे कम किसका है, बिहार का है। चलिए, ये यहां तक समझ गए होंगे जीडीपी किसको कहते हैं। फिर से एक बार, जीडीपी जितना देश की सीमा के अंदर अंतिम मूल्य और सेवा का अंतिम मूल्य का योग, उसमें डिप्रिसिएशन घटा दिए तो निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी आ गया। जीएनपी जो विदेश में देसी लोग रह रहे हैं उसका पैसा जोड़ दीजिए, जो विदेशी यहाँ कमा के भेज रहे हैं उसको घटा दीजिए, वो जीएनपी हो गया, और उसमें मूल्य ह्रास घटा दीजिए, एनएनपी हो गया। मार्केट प्राइस पे आपने निकाला, लेकिन वास्तव में मार्केट प्राइस में तो आप टैक्स भी सरकार को देते हैं, वो तो प्रोडक्ट है नहीं, तो उसको घटा दिए। ठीक है, और जो सरकार सब्सिडी दिया उसको जोड़ दिए। तो ये आपका हो गया, जो टोटल निकला वो देश का टोटल आय हो गया। और जब हम पूरा जनसंख्या से उसमें भाग दे देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है पूरे देश का। जैसे मान के चलिए छोटा संख्या में अगर ले, मान के चलिए 1 लाख रुपया अगर पूरे देश का एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे आय हो गया, अगर मान के चलिए 100 लोग की आबादी वाला देश है तो 100 से भाग दे दिए। ठीक है, तो वैसे करके निकाल दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाता है कि देश तरक्की कर रहा है कि क्या कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, अब कहिएगा कि हम जो है चौथी विश्व की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो हम तरक्की कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास आबादी बहुत ज्यादा है, फिर भी हमारा जो है मानव सूचकांक 134 पे चला गया, कहने के लिए कि हम जो है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में आप क्या हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपकी आबादी भी तो इतनी है। अब मान के चले कोई 5 भाई है, ठीक है, 5 भाई मिला के उसको 5 कट्ठा है, कोई 1 भाई उसको 1 कट्ठा है। ओवरऑल तो 5 कहिएगा मेरे पास 5 कट्ठा है, पिताजी 5 कट्ठा है, उसके पास 1 कट्ठा है, लेकिन ज्यादा अमीर वही है 2 कट्ठा वाला, सॉरी 2 कट्ठा है तो मान के चलिए 2 कट्ठे वाला अमीर हो जाएगा। आप 5 भाई हैं तो 5 भाग में बटेगा तो 1-1 कट्ठा हुआ ना। और अगर वो अकेला भाई है और 2 कट्ठा भी है तो ओवरऑल में वो कम है, लेकिन वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो ज्यादा है। समझ गए होंगे, यही चीज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से निश्चित रूप से आपको पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप देख लीजिएगा, अब बन जाएगा। अब आपका जो भी चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव बनाइए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग समझेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या है और किस प्रकार से जो 12 पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या क्या चीज के बारे में विकास किया गया और देश की जरूरत के हिसाब से कैसे डेवलपमेंट हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है,
मेन चीज़ हम इसमें बताएंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर हमने कई बार पढ़ा रखा है, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन में डाला हुआ है। जो लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं, ऐप को डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। योजना आयोग के बारे में आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और ये क्यों किया गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन उससे पहले भी जो है किस प्रकार से देश तरक्की करे इकोनॉमी रूप से, अंग्रेज लोग भी करते थे, निर्धारित करते थे। तो योजना आयोग की जो चलन है, आप देखेंगे जितने भी समाजवादी देश हैं उसमें ये प्लानिंग बना करके विकास की अवधारणा थी, और बहुत कम समय में उन लोगों ने तरक्की भी किया, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, ठीक है। तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो जब रूस के दौरे पे गए थे तो उन्होंने देखा था किस प्रकार से वहाँ पे योजनाओं के माध्यम से तरक्की किया जाता है, तो उसको आपके देश में वो लेकर के आए। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी फिलहाल वो जो है योजना आयोग समाप्त कर दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है, कुछ बदलाव भी हुआ है, उसको नीति आयोग कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 से है। भारत सरकार किस तरह काम करे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं, लेकिन विधिक है, विधि के माध्यम से इसको बनाया गया। सरकार इसका कंट्रोल करता है, लेकिन ये संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं, इसलिए ये योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, संविधान में इसका कहीं भी चर्चा नहीं किया गया। योजना आयोग भारत में विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई, और 1 अप्रैल 1951 से ये प्रारंभ हुआ। अब इसको देखरेख करने के लिए कि आखिर योजना सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी बनाया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी कई बार पूछ देगा कि ये कब बनाया गया, तो 6 अगस्त 1952 को नेशनल एनडीसी बनाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका काम क्या होता है कि योजना का जो अंतिम रूप से अनुमोदन करता है और किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट हो, उसका देखरेख का काम जो है कौन करता है, तो वो आपका एनडीसी करता है कि अच्छे से योजना का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सारा पैसा गपत गोल तो नहीं हो रहा है योजना के नाम, ठीक है। तो उसको देखरेख करने के लिए एक कमेटी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। कब हुई, तो 6 अगस्त 1952। नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ देख लीजिएगा, इसका भी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। शुरुआत के 2-3 जो हैं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण होते हैं, लास्ट के 2, ठीक है। और जनरली इसको याद करने का 2-3 तरीका है। कई बार पूछ देगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो कैसे याद करना है, तो 2-3 बार जो योजना अवकाश है उसको बस याद रखिए, कब से कब तक रहा है। बाद बाकी आप 5-5 का 5 वर्ष का है, तो वो अगर आप जोड़ देते तो आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। अब कहिएगा कब कब योजना अवकाश हुआ, तो जैसे 66 से 69 में देखने को मिला, फिर 79-80 में देखने को मिला, ठीक है। फिर आपको जो है 91-92 जो है 90-91 में देखने को मिलता है। तो उसको आपको घटा के बाकी 5-5 साल पे अगर आप जोड़ते जाइएगा तो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना है, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 5 वर्ष का है। और ये अप्रैल से मार्च क्लोजिंग जैसे बोलते हैं ना, तो मार्च में क्लोज कर देना है और स्टार्ट 1 अप्रैल से कर देना है। तो 1951 से 1956 5 वर्ष का काम खत्म। पहला पंचवर्षीय योजना जो था हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ये हेरोल्ड डोमर एक व्यक्ति है जिनके नाम पे ये मॉडल इन्होंने दिया था कि इसमें किस प्रकार, चूंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लोग, हमारे देश में खाद्यान्न संकट बहुत ज़्यादा था, लोग के लिए खाने के लिए अनाज भी नहीं था। तो उस समय सबसे ज़्यादा जरूरी था कि कृषि का कैसे विकास किया जाए। तो कृषि के विकास से संबंधित यहाँ पे प्राथमिकता दी गई, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, भोजन, तब वस्त्र, तब आवास। तो पहले भोजन मिलेगा तब तो कृषि विकास। ऐसे भी याद रखिएगा, प्रथम में भोजन यानी कृषि पे ध्यान दिया गया। लक्ष्य 2.1%, लेकिन हमने प्राप्ति किया 3.6, बिल्कुल सक्सेसफुल। लक्ष्य डर डर के 2.1 ही रखा गया, लेकिन प्राप्ति कितना हो गया, 3.6%, सफल रहा। चलिए, और इसमें जो काम हुए, भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, सारी नदी घाटी परियोजना है, ये सब बहुत ज़्यादा विकास हुआ।
भाखड़ा नांगल हो गए, हीराकुंड बांध डैम बनाया गया, दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड में है, बिहार में ही पहले था, तो सबसे प्राचीनतम नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। बिहार का सबसे, चूंकि उस समय दामोदर नदी बिहार में ही था, तो यही आंसर आपका दिया था बीपीएससी। बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई थी। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, फिर 5 वर्ष जोड़ लीजिए, 1 अप्रैल 1956 से 61 तक चले जाइए, 31 मार्च। अप्रैल से शुरू करना है, मार्च क्लोजिंग, 5 वर्ष जोड़ देना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और इसमें अब क्या होगा, उद्योग धंधे, औद्योगिक विकास पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले आपका देश गुलाम था और यहाँ पे इंडस्ट्री की स्थिति बहुत खराब थी। और जितने भी प्रोडक्ट है, जब तक आप दूसरे देश से खरीदते रहिएगा तो आपका तरक्की होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है आपके देश को, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस पे काम करना होगा, लौह इंडस्ट्रीज पे, इस्पात पे, कोयला पे, बिजली पे, सड़क पे काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण का विकास यहाँ पे शुरुआत हुआ 1956 से। ये भी क्वेश्चन पिछले बार जो है 69वीं में पूछा था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। प्राथमिकता औद्योगिक विकास पे, चूंकि सबसे पहले कृषि पे दिया गया। अब हमको आत्मनिर्भर बनना है, किसी देश पे डिपेंड नहीं रहना है, तो प्रोडक्ट तैयार करना होगा। और प्रोडक्ट तभी हम तैयार कर सकते हैं जब हमारा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें होंगी, बिल्डिंग होगा तो उसके लिए सरिया चाहिए, छड़ चाहिए, लोहा चाहिए कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से जितने भी लौह इस्पात उद्योग है वो खोला जाएगा। राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, ब्रिटेन के सहयोग से, जैसे दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र खोला गया। ठीक है, जर्मनी, रूस, ये सब सहयोग करके बहुत सारे उद्योग धंधे को हमने लगाया। लक्ष्य रखा गया 4.5%, चूंकि बहुत ज्यादा लक्ष्य भी एकाएक रख दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 4.2% आपकी प्राप्ति हुई, तो इसको भी सक्सेसफुल ही माना जाए। तो औद्योगिक विकास किस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस मॉडल, याद रखिएगा। अब आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर 5 वर्ष जोड़ दीजिए, 61 से 66 तक चले, लेकिन ये सफल नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या हो गया, 1962 का भारत चीन युद्ध। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, 1965। अब पाकिस्तान भी सोचा कि लगे हाथ जो है हम भी जो है एक धक्का दे ही देते हैं। उसको लगा कि चीन अभी तो इसको डरा धमका के जो है कब्जा कर लिया, तो हम भी कब्जा कर लेंगे। तो 1965 में फिर पाकिस्तान आया, लेकिन उसको नहीं पता है नहीं कि भारत सोया भी रहेगा तो पाकिस्तान को तो देख ही लेगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कहावत में कि ऊंट बैठा भी रहता है तो गधा से ऊंचा ही होता है। ठीक है, तो वही बात है कि भारत अगर सोया भी है तो इसको देख लेगा पाकिस्तान अच्छे से। तो लगे हाथ साफ करना चाहे, लेकिन हो नहीं पाया उससे कुछ। चलिए, तो यहाँ पे लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा खर्च हुआ युद्ध में, जानते ही हैं, और ये त्रासदी का कह सकते हैं काल है। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता, ये सब में भी प्रधानमंत्री भी जो है गुजर जाते हैं। सुखाड़ की भी स्थिति आ जाती है। तो ये जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना, वो देश के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला। प्राथमिकता था आत्मनिर्भरता, चूंकि इंडस्ट्रीज हमने काम कर लिया, हमने कृषि पे काम कर लिया। अब क्या है कि आत्मनिर्भर बनना है उस क्षेत्र में। ठीक है, कृषि और उद्योग पे बल दिया गया दोनों। जब चूंकि प्रथम और द्वितीय में क्या, प्रथम में कृषि, द्वितीय में उद्योग, तो अब हमको उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था 5.6, लेकिन बगल का पड़ोसी देश चीन और जो है पाकिस्तान को देखा नहीं गया, क्योंकि बगल का देश तरक्की कर रहा है, इसको रहा नहीं गया, युद्ध शुरू कर दिया 1960 में, सॉरी यहाँ 1962 होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे जो है 1962 और 1965 भारत पाक युद्ध। 1968 में भारत में सुखाड़ की स्थिति आ गई। ठीक है, तो ये तीनों कारण रहे। लेकिन उसके बाद ही हरित क्रांति आपके देश में आ गया। और आपको पता होगा 1966 के बाद जो हरित क्रांति आती है, तो चूंकि उस समय देशों के पास जो, अपने देश के पास जो है खाने के लिए भी अनाज नहीं था, तो बहुत ज़्यादा फिर जरूरत था कि औद्योगिक क्षेत्र का तो विकास हो ही रहा है, साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए किस पे, कृषि के क्षेत्र पे। तो हरित क्रांति की शुरुआत खास करके हाइब्रिड बीज यहाँ पे लाया गया। जो मैक्सिकन जो बीज है, जो दक्षिण अमेरिकी देश में गेहूं का जो
बीज था उसको लाया गया। नॉर्मन ई बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। वहाँ से हाइब्रिड बीज, साथ साथ जो है किस प्रकार से जो है उर्वरक का प्रयोग करके सिंचाई व्यवस्था पे विशेष रूप से यहाँ पे फोकस किया गया और पैदावार को, उपज को बढ़ाने का यहाँ पे हरित क्रांति में प्रयास किया गया, ठीक है। लेकिन भारत के पास अब उतना धन नहीं बचा है जिससे कि 5 वर्ष की योजनाएं भारत चलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1966 से 69 योजना अवकाश का काल माना जाता है। यहाँ पे वार्षिक योजनाएं शुरुआत की गई, क्योंकि पैसे नहीं है देश के पास, इनकम आय नहीं है उतना, तो यहाँ पे 1966 से 69 तक 3 वर्षों का वार्षिक योजनाएं चलाई गई। अब जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास क्या चीज का देखने को मिलेगा? कृषि का। चूंकि 66 से 69 में क्या हुआ कि हरित क्रांति आ चुकी है, लेकिन योजना भी वार्षिक चला है, तो ये इसको योजना अवकाश भी बोलते हैं 66 से 69। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आपका क्या होता है? चतुर्थ से पहले 66 से 69 जो है वो योजना अवकाश का काल माना जाता है। चूंकि 5 वर्ष की योजनाएं नहीं चलाई गई थी, तो कई बार पूछ देगा कब से कब तक योजना अवकाश रहा, तो 1966 से 69। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो सर्वाधिक विकास क्या चीज का होगा? कृषि का। चूंकि हरित क्रांति आ चुकी है, 5 साल फिर जोड़ लीजिए 1969 से 74 तक। प्राथमिकता स्थिरता के साथ, मतलब जो भी हमारा विकास हो, जितना ही हो रहा है स्थिर रखना है, ये नहीं कि फ्लैक्चुएट नहीं करना है, खूब ज्यादा खूब कम, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास करना है। कृषि और सिंचाई पे महत्व दिया गया, चूंकि हरित क्रांति हो चुका है तो सिंचाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना का प्रारूप जो थे वो DR गॉडगिल थे, इसीलिए गॉडगिल मॉडल भी चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। और विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.7%, लेकिन प्राप्ति 3.4% ही हुआ। क्योंकि अभी देश पूर्ण रूप से वो जो सदमा मिला है देश को, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, सुखाड़, और आपको पता होगा कि आपके जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जो है निधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्थिति बेहतर नहीं है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में विकास तो हुआ, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था 5.7 वहां तक नहीं पहुंच पाए, 3.4% ही रहा। उसके बाद 14, लेकिन एक काम किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 ईस्वी में हो गई। 14 जो बैंक थे, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कई बार पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा, तो चौथी पंचवर्षीय, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ये हुआ 10-10 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से, अब देखिए 1974 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सॉरी, यहाँ कहाँ था? चौथी पंचवर्षीय 69 से 74। हाँ, अब जो है 74 से 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 1979 तक का योजना था, लेकिन 1 साल पहले ही इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव करवा लेती है। 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष में ही चुनाव हो जाता है, लेकिन वो हार जाती है, तो इसीलिए वहां पे 1978 ही लिखा हुआ, चूंकि 4 वर्ष ही चला, ठीक है। ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने साल चली? 4 साल ही चली। क्यों चली? क्योंकि वहां पे जो है जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, 1 साल पहले चुनाव हो जाता है। प्राथमिकता था गरीबी उन्मूलन, तो कई बार पूछेगा कि, और इसी गरीबी उन्मूलन का नारा जो है इंदिरा गांधी के समय में ही दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। आत्मनिर्भरता पर बल कब दिया गया? गरीबी उन्मूलन, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया, और इसी के कारण इंदिरा गांधी PM बन जाती है, गरीबी हटाओ के नारा। और इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है, 74 से और 78 इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पे ध्यान आकृष्ट किया गया था। बेरोजगारी को पहले से एजेंडा में पहली बार लाया गया, कब? गरीबी बेरोजगारी को पांचवी पंचवर्षीय योजना। और इसी गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के नाम पे इंदिरा गांधी जीती थी 74, ठीक है। चलिए, अब विकास दर लक्ष्य 4.4 और प्राप्ति भी हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ, 4.5 की प्राप्ति हो गई। यह योजना के समय से पहले समाप्त हो गई थी, चूंकि इंदिरा गांधी ने
जो है 4 वर्ष में ही जो है चुनाव करवा दिया। फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई, 1 वर्ष मोरारजी देसाई जनता पार्टी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। फिर चुनाव हुए, देश में आपातकाल भी लाया गया, ठीक है। और जो देश में आपातकाल की स्थिति है वो इसी समय लगाया गया था 1978 में, ठीक है। तो आपातकाल भी कब लगाए गए थे, तो इसी 5 वर्षीय योजना में। कौन में, तो 5वीं में। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं। आपातकाल कब आया, तो 1978, यहाँ पे 5वीं, ठीक है। अब मिडल, जो कि पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिए थे, रोलिंग प्लान, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने योजना आयोग को हटा करके क्या किया कि सालाना जो है छोटा छोटा जितना काम हो 1 साल का योजना जो रोलिंग प्लान था उसको लाया। इसे 1978 वाली मोरारजी देसाई की सरकार जो जनता पार्टी के तहत से है उसने इस पे काम किया, इसको स्वीकार किया। यानी रोलिंग प्लान लाने वाला जो है जनता पार्टी है, कब, तो 1978 में, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, नाबार्ड, 1982 में। आपको पता होगा, कई बार पूछेगा, आरआरबी का रेगुलेशन कौन करता है, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उसका, जैसे जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उसका कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। उसी प्रकार से आरआरबी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या सहकारी ग्रामीण बैंक होता है उस सब का जो है देख रेख नाबार्ड करता है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट करके होता है इसका, नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ अभियान, ये सब आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का है। फिर आपका क्या हुआ कि ये सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है, सरकार गिर जाती है, योजना अवकाश हो जाता है 1979 से 80, ठीक है। ये सरकार नहीं चल पाया, 1979 से 80 फिर क्या हो गया आपका योजना आपका। इससे पहले कहाँ हुआ था, 1966 से 69। अब क्या हो गया आपका 79 से 80, ये क्या हो गया आपका योजना अवकाश हो गया। फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना चलेगा आपका 80 से 85। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च क्लोज कर देना है आपको, ठीक है। विकास दर लक्ष्य 5.2, प्राप्ति 5.7। 6ठी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण बेरोजगारी, चूंकि शुरुआत हो गया ग्रामीण गरीबी से, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से आपके 5वीं में ही। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, जैसे ट्राइसेम हो गया, ठीक है। जितने भी यूथ है उसको टेक्निकली अवेयर करके जो है ग्रामीण स्तर पे रोजगार की बात की गई। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे योजनाएं लाई गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 1990 तक चलेगा। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। रोजगार, शिक्षा, जनस्वास्थ्य पे बल दिया गया। काम के बदले अनाज, ठीक है, काम के बदले अनाज की बात यहाँ पे की गई। लक्ष्य 5%, प्राप्ति हुआ आपका 6%, ये भी सफल रहा। गरीबी की माप की गई। लकड़वाला कमेटी, कई बार पूछेगा क्या चीज से संबंधित है, तो गरीबी मापने से संबंधित है। गरीबी को यहाँ पे मापा गया था लकड़वाला कमेटी के माध्यम से, जिसमें 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और 2100 कैलोरी ऊर्जा किसको चाहिए, तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं। और यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना लाई गई। कब का दिन है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं 1 अप्रैल 1900। अब 8वीं से क्या होगा आपको पता है कि अब क्या हो गया, एलपीजी योजना लाया जा चुका है, वैश्वीकरण 1991 में ही। तो अब आप देखिएगा कि बहुत तेजी से तरक्की करेगा, बहुत ज्यादा आपको जीडीपी यहाँ पे सक्सेसफुल देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। प्राथमिकता क्या, रोजगार वृद्धि, आधुनिक आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य है। और आपको पता ही एलपीजी योजना यहीं पे आई है, 1992 से क्रियान्वयन हो गया, इसे 1991 में ही लाया गया था, ठीक है। लक्ष्य 5.6%, लेकिन प्राप्ति उससे बहुत ज्यादा 6.8% हो गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। बेरोजगारी पे चूंकि इससे पहले 7वीं में ही ध्यान दिया जा चुका है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। एलपीजी योजना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। अब आइए 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 चलेगा, ठीक है। तो केवल आप जो योजना का जो गैप है कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला, एक 66 से 69 में देखने को मिला। फिर आपको कहाँ पे देखने को मिला, 1979 से 80 को देखने को मिला। फिर 1985 से 90, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है 91-92 आपको गैप दिख रहा है, और 92 से फिर लगातार कंटिन्यू 5-5 वर्ष का, तो गैप 3 ही है, 66 से 69
ठीक है, 66 से 69, एक 78 से 79 और 91, 90, 91, ठीक है, ये याद रखिएगा। 90 तक तो था ही, 91, 92, फिर 92 से चालू हुआ, ठीक है। तो बस ये 3 गैप याद रखिएगा, तो 5-5 जोड़ लीजिएगा। तो इसमें ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना का क्या देना है, खास करके शुरू वाला ही पूछता है, ठीक है। तो शुरू वाला 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और अंतिम वाला एक जरूर, लास्ट वाला 12वीं और 11वीं अच्छे से पढ़िएगा। बाकी बस एक बार देख लीजिए, जैसे गरीबी हटाओ वाला 5वीं, कृषि में ज्यादा विकास 4थी, ये सब बस मेन चीज याद रखिएगा। फिर 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक प्राथमिकता गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही लक्ष्य रखा गया था कि 10 वर्ष के अंदर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। और मनमोहन सिंह के सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार है और इसने किया भी, दोगुना कर भी दिया था, लेकिन महंगाई भी चरम सीमा पे पहुंच गई। इतना जान लीजिए, अगर आपकी सैलरी 100 से 200 कर दे और महंगाई भी 100% बढ़ा दें, तो आप कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, ठीक है। देखने को लगा लोगों का इनकम बढ़ा, लेकिन महंगाई भी बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना उद्देश्य था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना लक्ष्य था। विकास दर लक्ष्य 8.8%, प्राप्ति लगभग 7.7। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चलेगा। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यानी जो विकास है ना, अब समावेशी विकास करना है, यानी हम अपने आने वाले फ्यूचर को भी देखते हुए, जो हमारे खनिज संपदा, ये नहीं कि अब पूरा खनिज संपदा लुटा दें और जो पर्यावरण को खराब कर दें। ऐसा विकास जो भविष्य आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचा के रखें, पर्यावरण को बचा के रखें, और अपना भी तीव्र गति से विकास करें, ठीक है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और सभी वर्गों को लेकर के जो आय में असमानता उसको दूर करने का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चला। लक्ष्य 9%, बहुत ज्यादा लक्ष्य भी रखा गया। प्राप्ति 7.। आम आदमी बीमा योजना यहाँ पे शुरू हुआ। राजीव गांधी आवास योजना, जिसके तहत अभी आपको 1,20,000 रुपया मिलता है घर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण, ये हो गया आपका उसका आवास योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत होगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरा चलेगा नहीं, क्योंकि बीच में ही 15 में 14 में चुनाव में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी आ गए, और देश का जब पार्टी बदला तो योजनाएं भी बदल गई। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था, प्राथमिकता था वही तीव्रतम समावेशी विकास। 11वीं 12वीं का दोनों सेम ही है, और लक्ष्य रखा गया था 100% लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन, विद्युतीकरण, 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा। ये लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बीजेपी, तो आपने देखा होगा कि जनधन योजना, नोटबंदी, ये सब कार्यक्रम, तो मेन रूप से ये योजना पहले से ही था कि 100% लोगों तक जो है 90% परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना है, और उसी के माध्यम से जो भी सब्सिडी जो दिया जाता है सबके अकाउंट तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले जब पार्टी आई, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो उसने इसी जो योजना आयोग था उसको खत्म किया, नीति आयोग लाया, ठीक है। और 2015 से नीति आयोग चल रहा है। तो यहां से निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से फिक्स रखिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बीपीएससी में आता ही है, खास करके प्रशासनिक सेवा में निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। अब आते हैं भारत का जो जनगणना है उसको देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत, ये कई बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल में शुरुआत हुई, तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 से इसकी शुरुआत हुई। नियमित रूप से जनगणना 1881 से किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जा रहा है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का जो श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को जाता है, और उसने 1749 ईस्वी में जनगणना कराई थी। तो भारत में लॉर्ड मेयो सबसे पहली बार 1872 ईस्वी में, याद रखना है आपको, 1872 ईस्वी में किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक है। उसके बाद भारत में जनगणना संगठन जो है वही जनगणना करता है। अभी कई बार सुनते होंगे रिपोर्ट में कि भारत से ज़्यादा, चीन से ज़्यादा जनसंख्या भारत का हो गया है, ठीक है, 1.5 1.4 अरब के आसपास। लेकिन वो भारत का जो है ऑर्गेनाइजेशन या जो जनगणना संगठन है वो नहीं निर्धारित किया, ठीक है, वो याद रखिएगा, वो भारत के द्वारा नहीं दिया गया। तो अभी भी अगर पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन ही मारना, ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में, हाँ, नाम दे दे संगठन का, उसके द्वारा जनगणना में
किसका, किस देश का सर्वाधिक है, तब अगर उस संगठन का नाम दे देगा तब आपको, चूंकि अभी तक 2021 वाला जनगणना का हुआ नहीं आपके देश में, ठीक है। तो भारत की जनगणना 2011 रिपोर्ट के हिसाब से हो रहा है। तो याद रखिए, सबसे पहले शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई, लेकिन रेगुलर रूप से 1881 से 10-10 वर्ष पे हो रहा था। लेकिन 2011 के बाद 21 में होना था, लेकिन नहीं हुआ। भारत में जनगणना संगठन जो है वही जनगणना संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है महापंजीयक होता है। वर्तमान में डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है वो जनगणना आयुक्त थे। 2011 में जो जनगणना हुआ स्वतंत्र भारत की 7वीं और पूरे ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, क्योंकि एवरेज आयु 29 वर्ष है लोगों का, औसतन आयु कितना है 29 वर्ष। पूरे विश्व की सबसे युवा देश भारत है। 2011 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। इसी को अभी मानेंगे, ये नहीं कि कहीं देख लिए जो है 1.4 हो गया, नहीं। अभी फिलहाल हम लोग जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 2011 वाला ही जनगणना का के आधार को मानना है। विश्व की कुल आबादी का हम लोग 17.5% है। 2001 से 2011 का जो दशकीय वृद्धि रहा आपके देश में 17.7% दशकीय वृद्धि, यानी 10 वर्ष में, यानी 2001 से 2011 में हमारी आबादी 17.7% की दर से बढ़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% जो नगरों में रहती है, घटा दीजिए 100 में से 68.8% कहाँ रहेगी, ग्रामीण जनसंख्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन तो प्रशासनिक सेवा में, 1 क्वेश्चन तो फिक्स रखिए जनगणना से रहेगा, या 2 भी रह सकता है। ये जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाया है 4-5 क्वेश्चन फिक्स रखिए, एकदम आना ही आना है, ठीक है। कुछ है ही नहीं इकोनॉमिक्स में, जहां जहां से क्वेश्चन हो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ा करके 2070 कर दिया गया। तो अब हमारा लक्ष्य है 2070 तक जनसंख्या कंट्रोल करना। 2045 पहले रखा गया था, लेकिन चूंकि चीन में अपनी जो जनसंख्या नीति को बदलाव कर दिया, तो भारत को भी लगा भाई चीन जो इतना आबादी वाला, वो जब अपनी जनसंख्या नीति में बदलाव कर दिया, वहां पे क्या चल रहा था, हम दो हमारे दो, लेकिन फिर उसने बदलाव किया, क्योंकि युवा देश ही तरक्की करेगा, क्योंकि अभी हमें युवाओं की आवश्यकता है, ठीक है। और चीन में क्या, वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया। तो जो नए युवा आए उनकी संख्या कम है, तो क्या होगा, उत्पादकता जो है उतनी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। एक स्थिर जीडीपी ग्रोथ चल रहा है चीन में, लेकिन आपका तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके पीछे रीजन भी है युवा, ठीक है। जितने भी व्यवसायी होंगे या जो भी अच्छे जो भी तरक्की करने में, सब आप देखिएगा 25 से 30 के बीच के आयु के रहते हैं। उसी समय लोगों का जो ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करता है और बहुत ज़्यादा विकास होता है। उसकी संख्या अगर घट गई तो जीडीपी स्वाभाविक है कि नीचे चला जाता है। तो भारत ने अभी उसको कंट्रोल करने का निर्णय नहीं लिया, 2070 के बाद सोचेंगे, देखा जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो आपके देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी आबादी 20 करोड़ है, और आपका बिहार का 10.5 करोड़ आपको पता ही है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, 11 करोड़ है। न्यूनतम जो 6 लाख है मात्र सिक्किम का, बहुत छोटा सा देश राज्य भी है और पहाड़ी दुर्गम है, तो बहुत कम जनसंख्या है सिक्किम का। मिजोरम का 10 लाख, ठीक है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है। तो 2-2 हमने ले लिया है, जो कि जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, 1.67 करोड़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, 64,000 जनसंख्या जहां पे न्यूनतम, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या वृद्धि मेघालय में देखने को मिला है, 27.9। मेघालय, मानसी नाम मेघालय आपने नाम सुना होगा, वर्षा ज्यादा होता है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जो है नागालैंड। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस 0.6% हो गई, यानी जितनी आबादी थी उससे भी घट गई, न्यूनतम है। अब कहिएगा कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही, नहीं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्य में जाकर के बस रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, महानगरों में, जिससे वहाँ की आबादी जो है, वहाँ का जो ग्रोथ है वो घटा है, -0.6। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य है दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो कि आपका यूनियन टेरिटरी, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जो यूनियन टेरिटरी हैं वो लक्षद्वीप है, 6.3%, ठीक है, ये याद रखना है। जनसंख्या घनत्व में तो आपका प्यारा बिहार 1 नंबर पे चल ही रहा है। प्रति वर्ग किलोमीटर
लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। उसके हिसाब से जो जनगणना के जो 2011 का रिपोर्ट है उसके हिसाब से 1 नंबर पे बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा में अगर देखा जाए तो जो आबादी रहती है वो सबसे ज्यादा बिहार में रहती है, 1106। दूसरा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, चूंकि पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, मैप में आपने देखा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में यूनियन टेरिटरी, स्वाभाविक है राजधानी है दिल्ली, वहीं होगा, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार पहाड़ी दुर्गम एरिया, ये टापू है, मात्र 46 व्यक्ति, जो उसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही रहते हैं, चूंकि द्वीप है, ठीक है। काला पानी की सजा वगैरह भी तो उधर ही होती थी। चलिए, लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात वही हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा केरल का है 1084, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ, न्यूनतम लिंगानुपात किसका है तो 879 है। अगर बिहार में पूछेगा तो कौन सा जिला है, भागलपुर मुंगेर में आपका, मुंगेर भागलपुर मुंगेर याद रखिएगा सबसे कम है, और सबसे ज्यादा गोपालगंज में है सेक्स रेशियो लिंगानुपात। और अगर देश की बात करें तो राज्य में हरियाणा सबसे कम है 879 है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है 1037, न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन दीप है मात्र 618 है। अब साक्षरता दर की बात करेंगे, ठीक है। साक्षरता दर कैसे निकालते हैं कि साक्षरों की संख्या कितनी है, ठीक है, साक्षरों की संख्या, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या। अब 7 वर्ष से कम का बच्चा अगर पढ़ा नहीं है तो उसको हम निरक्षर थोड़ा ही कहेंगे, वो तो अभी खेलने कूदने वाला है, ठीक है। तो 7 वर्ष से अधिक की टोटल जनसंख्या और साक्षर कितने लोग हैं तो उसको हम लोग साक्षरता दर का याद रखिएगा, ठीक है। 2011 में साक्षरता दर था 73%, यही पूछेगा कितना है भारत की साक्षरता दर तो 73%। 2001 में मात्र 64.8 था। तो मेन रूप से आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षर जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो केरल है 94%, सबसे कम साक्षरता वाला 61%, ऑल एवरेज है ये, ठीक है, 61.8। पुरुष का है 71 और महिला का 51, लगभग अप्रोक्स, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछ देता है। बिहार वाला भी जब हम पढ़ाएंगे बिहार स्पेशल तो उसमें चर्चा करेंगे ही। तो बिहार का जो है एवरेज 61.8 है, पुरुष का साक्षरता 71 के आसपास है और महिला का 51 के आसपास है। ऐसे ही बस डाटा राउंड फिगर में हमने लिख दिया है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है, 91.8% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य यूनियन टेरिटरी में है, आपको यूनियन टेरिटरी यहाँ ब्रैकेट कर लीजिएगा, वो है दादर नगर हवेली, मात्र 76.2%। स्त्री और पुरुषों में सबसे अधिक अंतर साक्षरता दर में है वो राजस्थान में है, ठीक है। कितना अंतर है तो जहां पुरुष साक्षरता दर आपका 79.2 है, वहीं महिला का 52.18 है, यानी अंतर दोनों में बहुत ज्यादा का 27.1 का अंतर है। तो जो महिला और पुरुष में साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में है तो राजस्थान में है। एससी पॉपुलेशन के मामले में देखिए सबसे ज्यादा जो 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसकी संख्या अगर पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ है। कितनी आबादी है अनुसूचित जाति का 20 करोड़ है, और सबसे ज्यादा एससी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहेंगे उत्तर प्रदेश में। टोटल ओवरऑल सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या पंजाब में रहता है, ओवरऑल यूपी, लेकिन प्रतिशतता के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या में पार्टिसिपेट यानी प्रतिशतता के हिसाब से पंजाब 1 नंबर पे है। एसटी पंजाब में आपका एसटी है ही नहीं, पूरा बिल्कुल फ्री है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एसटी की संख्या लगभग 10 करोड़ है। सबसे ज्यादा एसटी संख्या कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ज्यादा जंगल पहाड़ी एरिया भी मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा, ज्यादा जहां वन होगा वही अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, लक्षद्वीप, ये लोग तो एसटी ही होंगे, पूरा जंगली पहाड़ी द्वीप। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई
को की गई थी, इसलिए 11 मई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। बिहार में औसतन मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है। ठीक है, ये बिहार का भी कुछ डाटा इसमें लिखा हुआ था। तो ये थे आपके जनसंख्या रिपोर्ट। निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, और जो इकोनॉमिक्स जिनका ऑप्शनल है उनमें तो आएगा ही, साथ साथ जो है जो लोग पेपर 1 है वहाँ भी 2-3 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक आज जो भी जितने भी समय का हमने पढ़ाया है, और एक और लेक्चर लूँगा, पूरा अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स ऑलरेडी जो आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं। कोर्स चार्ज बहुत कम मिनिमम है, अभी आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन लेना है, मात्र 599 में पूरा रिकॉर्डेड सेशन विथ नोट्स, PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ उसमें डाला हुआ है। अभी लाइव सेशन आपको कभी कभी मिलता है, चूंकि रिकॉर्डेड सेशन में डाला हुआ है। जब वैकेंसियाँ निकल जाएगी, फॉर्म आ जाएगा, तो मैं आपको रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाना शुरू कर दूंगा। रही बात जो 17वीं BPSC वाले हैं, प्री की तैयारी जो भी करें, जितना वीडियो सफिशियंट है उसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, करेंट अफेयर्स अपडेट कर लीजिए, और मेंस जब होगा तो मैं आपको कंटिन्यू आपका बैच लेता रहूँगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम हो गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर दूंगा। अब कब कराऊंगा, ठीक है, देखिए इसमें आपका गरीबी टॉपिक है, फिर आपका बेरोजगारी टॉपिक होगा। ऐसे ज़्यादा टाइम का नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम है, मुद्रा प्रणाली है, वो सब, कैपिटल मार्केट, ये सब के बारे में पूरा, बेरोजगारी, ठीक है, मौद्रिक नीति, फिर औद्योगिक नीतियाँ, औद्योगिक विकास, कृषि, ये सब जो टॉपिक है वो बस एक क्लास और चलेगा। मेन जो है आपका आज भी हुआ है, और अगला क्लास तो महत्वपूर्ण होगा ही। तो जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा। बाकी ऑलरेडी कंटेंट में वीडियो ऐसे पड़ा हुआ भी होगा, पहले वाला भी होगा, तो वो भी देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।